हाय गाइस, आज का करंट अफेयर देखते हैं टॉप 10 डेली। आई होप कल वाला करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा तो वो आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नया हूँ, कल से मैंने ये करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है। एवरीडे टॉप 10 मैं डालूंगा, एवरीडे प्रीलिम्स 2024 तक। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एंड मुझे बस ये आप बता सकते हैं कि आपको कोई टाइम फिक्स चाहिए, अगर आप लाइक मॉर्निंग में चाहिए, इवनिंग में चाहिए, आफ्टरनून चाहिए, लेट नाइट चाहिए। एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जो भी मैं नोट्स साथ में बनाता चलता हूँ, या आप नोट कर सकते हैं साथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का सारा न्यूज़ जैसे मैंने बताया कि द हिंदू से ही कवर किया है। द हिंदू पीआईबी को भी कवर करता है, तो ज़रूरत नहीं है कि पीआईबी में स्पेसिफिकली जाएँ। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो द हिंदू में आ जाता है। तो आज के टॉप 10 को समझते हैं। आज का टॉप 10 टॉपिक क्या है हमारा, उसके बाद उसके सिलेबस को भी देखते हैं कि आज के टॉप 10 टॉपिक में सिलेबस क्या है। पहला टॉपिक है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। G20 समिट होने वाला है गांधीनगर गुजरात में, उसमें इसको अडॉप्ट किया जाएगा। और ये क्या है इसको समझेंगे। ये पेपर 2 का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 हेल्थ। मेंस में आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है। प्रिविलेज कमेटी ऑफ लोकसभा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अधीर रंजन चौधरी के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया, तो उसको समझेंगे। जीएस पेपर 2 का पार्ट है ये। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझेंगे। कास्ट सर्वे, सेंसस और कास्ट सर्वे में क्या डिफरेंस है। बिहार कास्ट सर्वे को लेकर एससी का एक जो ऑब्जर्वेशन आया है उसको समझेंगे कि वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का। पेपर 1 पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू है। पॉपुलेशन जो एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में। हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। 2018 का तहसीन पूनावाला केस है, उसको समझेंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन और गवर्नेंस भी समझ सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इलिजिटिमेट चाइल्ड के बारे में है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में है कि वो कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है प्रॉपर्टी का। इशू रिलेटेड टू वुमेन है, इशू रिलेटेड टू चाइल्ड है, उसको समझेंगे। जीएस पेपर 1। डिक्लेयरिंग डिजास्टर एज नेशनल, हिमाचल में फ्लड आया है, स्टेट ने उसको कैलेमिटी डिक्लेयर किया। डिजास्टर, वो डिजास्टर का डेफिनेशन क्या है, एक्ट क्या है, कैसे ये अथॉरिटी काम करती है, इसको लेके उसको समझेंगे। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट। आरटीआई में रिप्लाई आया सुसाइड को लेके, कितने लोग बच्चे जो हैं वो एकेडमिक चिल्ड्रन जो हैं, एकेडमिक एस्पेरेंट जो हैं वो कैसे सुसाइड कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 आप देखें, सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज़ की बात है, पेपर 1 में भी आएगा ये 1 एंड 2, सोशल जस्टिस एंड सोशल इशूज़, ठीक है। हैती गैंग वायलेंस, हैती एक कंट्री है आप कैरेबियन जो कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, कैरेबियन आइलैंड के पास। उसमें क्या गैंग वायलेंस चल रहा है 2021 में, वहाँ के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो गया, उसको समझेंगे। जीएस पेपर 2 IR। मैप्स भी देखेंगे, थोड़ा ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा हमारा। मूडी रेटिंग, मूडी ने रेट किया है, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कैसे गवर्न होती है इंडिया में, उसको समझेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको फिर भी देख लेंगे क्योंकि न्यूज़ में है, तो हमें एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, स्ट्रे डॉग को लेके एससी का एक रूल है, रिसेंटली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री ने लेके भी आया था ये रूल, तो उसके बारे में समझेंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन के बारे में, यानी गवर्नेंस वाला टॉपिक है ये। तो ये 10 टॉपिक्स है, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इनोवेशन इन हेल्थ केयर मस्ट बी फॉर पब्लिक गुड। ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो इनोवेशन है हेल्थ केयर में वो पब्लिक गुड होना चाहिए, हमेशा अवश्य होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है क्या, उसको समझते हैं। और रिसेंटली जो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में ओपन किया गया था, इंडिया ने लीड किया, दुनिया का पहला है ये। तो ये फैक्ट्स के लिए आप याद रखिए कि WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में ओपन किया है, गुजरात में। हर चीज़ गुजरात में वैसे ओपन हो रहा है, गुजरात काफ़ी डेवलप कर रहा है बहुत पहले से ही, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो चलते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, अभी बताया जीएस पेपर 2 हेल्थ का टॉपिक है ये। दुनिया में पहला इनिशिएटिव है ये डेटा कन्वर्जेंस के लिए। इसमें क्या किया जाएगा कि अब जैसे कोविड आया तो नेक्स्ट हेल्थ इमरजेंसी आए, उससे पहले नेटवर्क अप्रोच हो पूरे ग्लोबली, ताकि फिर से ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। जो डिजास्ट्रस इम्पैक्ट था कोविड का, इतने लोगों की डेथ हो गई, वो नहीं हो। इंडिया इसको एडवोकेट कर रहा है विथ कोलेब्रेशन WHO। इसमें 3 प्लेटफॉर्म है मोस्टली, अगर हम देखें तो
3 प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा इसमें, जो भी इनोवेशन होगा। दूसरा है आस्क ट्रैकर, इसमें देखा जाएगा कि किनको किस चीज़ प्रोडक्ट और किस सर्विस की ज़रूरत है दुनिया में। तीसरा लाइब्रेरी एक है। लाइब्रेरी जो एग्जिस्टिंग डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है उसकी लाइब्रेरी होगी। ओके, यही है। अभी रिसेंटली G20 समिट होने वाला है, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया जाएगा। कहाँ पे होने वाला है? गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात का कैपिटल। ओके, आप इसको पेपर 2 हेल्थ में मेंस में कर सकते हैं, बाकी याद रख सकते हैं। एक अच्छा टॉपिक है ये, हेल्थ को लेके इनिशिएटिव्स। दूसरा टॉपिक में आते हैं। दूसरे टॉपिक में लोकसभा प्रिविलेज कमेटी जो है पैनल, वो अधीर रंजन के, वही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इनिशियली, अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे यानी उधर मोदी लेड गवर्नमेंट के, उन्होंने कंप्लेन किया कि इन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है उसको लेके। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 105 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, एंड आर्टिकल 194 ये असेंबलीज़ के लिए, स्टेट असेंबलीज़ के मेंबर के लिए है। प्रेसिडेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट नहीं है, इवन वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, फिर भी नहीं। लेकिन अटॉर्नी जनरल यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 105 के अंतर्गत उनको प्रिविलेज है, और यहाँ स्टेट में एडवोकेट जनरल को, वो इंक्लूड है इसमें, ये याद रखना है आपको। प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को इंक्लूड किया गया है। कमेटी को समझते हैं, वो कमेटी क्या है। अगर हम बात करें कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो कमेटी ऑफ प्रिविलेज दोनों के लिए अलग है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं, ये किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। इसमें 10 होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कमेटी है, अपने अपने हाउस के लिए 10 मेंबर्स होते हैं। ये किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? आप आराम से गेस कर सकते हैं, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन एक यहाँ पे ट्रैप है, एग्ज़ाम में आ सकता है। लाइक इसको हेड कौन करता है? इसके हेड कौन होते हैं इस कमेटी के? स्पीकर होते हैं। लेकिन इसके जो हेड होते हैं वो स्पीकर नहीं होते हैं, वो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, मतलब चेयरमैन नहीं होते, डिप्टी चेयरमैन होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ये ट्रैप है फैक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नो एससी स्टे ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट सर्वे। तो एससी ने स्टे नहीं लगाया, उन्होंने बोला कोई वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, वायलेटेड द फंडामेंटल, मतलब ऐसा आरोप लगाया कि जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट है यानी जो बिहार गवर्नमेंट है वो वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिविजुअल डेटा है और ये पब्लिक को रिलीज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट अपने पॉलिसी इंटरवेंशन और पॉलिसी स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज़ करेगी। तो हम समझते हैं सबसे पहले तो कास्ट सेंसस जो है उसको फेवर करता है कौन? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 340। आर्टिकल 340 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 340 मैंडेट करता है कि एक अपॉइंटमेंट होगा कमीशन का, एक कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा, जो अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन क्या करेगा? जो इन्वेस्टिगेट करेगा, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा? कंडीशन ऑफ सोशली एंड इक्वल एजुकेशनली बैकवर्ड, कंडीशन जो सोशली है और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ओके, तो ये आर्टिकल 340 बोलता है। अब सेंसस और कास्ट सेंसस में क्या है? जो हमारे कंट्री में सेंसस एक्ट है,
1948, तो सेंसस उसके अंदर आता है। अगर हम बात करें इसकी, तो सेंसस किसके अंदर आता है? 1948 एक्ट के अंदर। ओके, तो जो भी डेटा लिया जाता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है इसके अंदर, यानी उसको पब्लिक नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे जाएं, जो कि 2011 में हुआ है, उसका वेबसाइट आप देखेंगे जाके, तो सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो SEC में दिया गया है वो गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकती है। यानी इसमें कॉन्फिडेंशियल है, गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंशियल नहीं है, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। तो इसीलिए बिहार गवर्नमेंट इसको लेकर आई है ताकि वो वेलफेयर स्कीम्स पहुंचा सके। वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन हम एज ग्रूम्ड हो गए हैं एज एन एस्पिरेंट, तो हम यही सोचेंगे कि वेलफेयर स्कीम के लाया गया है। वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि उन्हें जीतना है, उन्हें हारना है, पॉलिटिक्स में आगे जाना है, ये करना है, कुछ भी नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं। ये वेलफेयर स्कीम के लिए लाया गया है ताकि जो लास्ट क्यू में लास्ट लोग खड़े हैं उनको पहुँचाया जा सके वेलफेयर स्कीम। हेट स्पीच समझते हैं, एक टॉपिक है ये भी द हिंदू का है, आज के न्यूज़पेपर में आप देख लेंगे। हेट स्पीच विल बी प्रोसिक्यूटेड इक्वली नो मैटर द फेथ, यानी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन का हो, वो प्रोसिक्यूट इक्वली होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच का डेफिनेशन हमारी कंट्री में नहीं है, कोई भी हेट स्पीच कहीं डिफाइन नहीं है। हेट स्पीच कोई लॉ नॉट डिफाइंड एनीवेयर, कोई लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। लेकिन IPC के कुछ सेक्शन है जो इसको डील करते हैं, लाइक 153A की बात करें, 153B, 298 जो डील करता है स्पीच ऑफ वर्ड्स है, जो ऐसा बोल रहे हैं जो इम्प्यूटेशन, जो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, उसके यानी वो इसको क्रिमिनलाइज करता है। लॉ कमीशन ने प्रपोज भी किया कि जो सेक्शन 153C है या 505A है IPC में, वो इसको क्रिमिनलाइज कर दें। ठीक है, पनिशमेंट भी हेट स्पीच के लिए कोई डिफाइन नहीं है। एक तो डिफाइन कहीं नहीं है, पनिशमेंट भी डिफाइन नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिक यही पनिशमेंट होगा कि 3 इयर्स जेल है या फिर 2 लाख रुपीज़ फ़ाइन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो किसके अंदर आ रहा है वो। तो हेट स्पीच का जो है वो मतलब इक्वलिटी इंश्योर करना है। जैसे लाइक अभी आपने रिसेंटली लास्ट ईयर नूपुर शर्मा का एक केस हुआ था, जो BJP की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया, तो वो भी एक हेट स्पीच में आता है। वो ब्लास्फेमी है वैसे, लेकिन उसको भी उसी के अंदर देखा गया और उसी के अंदर डील किया गया, फिर जो भी एक्ट हुए। तो हेट स्पीच कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक केस है, वो केस है तहसीन पूनावाला केस। तहसीन पूनावाला केस क्या था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट को, यूनियन को, यानी यूनियन गवर्नमेंट, यानी अभी मोदी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, कि आप इसके लिए आप इस हेट स्पीच के लिए, सॉरी ये तो मॉब लिंचिंग का केस है, सॉरी मैं, ये हेट स्पीच का नहीं है, मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग कभी आएगा तो मैं इसको कवर कर दूँगा। तो हेट स्पीच के लिए इतना ही आप जाने, हेट स्पीच का कोई डेफिनेशन नहीं है। हेट स्पीच IPC के अंदर है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है ह्यूज केसेस है, अगर हम देखें हेट स्पीच को प्रमोट करता है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड केसेस सिर्फ बहुत कम है, लेस देन 400-500 है, यानी कि ये धीरे धीरे इंक्रीज किया है 1020 सिंस 2020, लेकिन इसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है कुछ, तो लॉ कमीशन ने प्रपोज भी किया है कुछ इसके लिए क्रिमिनलाइज कीजिए इसके पनिशमेंट को, और वो तहसीन पूनावाला मॉब लिंचिंग को रिलेटेड है। उसके लिए हम जब मॉब लिंचिंग का कोई टॉपिक आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे। SC रिजर्व्स ऑर्डर ऑन व्हाट चिल्ड्रन फ्रॉम इनवैलिड मैरिजेज कैन इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में समझते हैं, इस पर बहुत अच्छे से अगर आप ये वाला टॉपिक देखें, ये टॉपिक मोस्टली इलिजिटिमेट चाइल्ड के बारे में है। यानी जो केस है वो किसके फोकस है? एक अमेंडेड प्रोविजन था हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 63 में। ये सेक्शन 63 क्या, सॉरी सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या डील करता है? ये दिस प्रोविजन डील्स विद द इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वाइड और वाइडेबल मैरिजेज, इससे बात करता है। तो इलिजिटिमेट प्रॉपर्टी राइट्स जो है हमारी कंट्री में वो कैसे चलता है? तो जो इलिजिटिमेट प्रॉपर्टी है, जो राइट है चिल्ड्रन अंडर हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू सक्सेशन एक्ट है, एक चाइल्ड जो एक चाइल्ड की लेजिटिमेसी कैसे डिटरमाइन होती है? तो उसके पेरेंट के यूनियन से होती है, यानी फादर है और मदर है। ओके,
तो कोई भी वैलिड मैरिज है तो सेक्शन 5 और सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 किसका? हिंदू मैरिज एक्ट। नाइनटीन 55 की बात करें तो जो चिल्ड्रन बॉर्न होगा वो फ्रॉम ए लॉफुल मैरिज आर कंसिडर्ड लेजिटिमेट, ऐसा बोला गया है। यानी लॉफुल मैरिज हुआ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और वो जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहा है, चाइल्ड बॉर्न हो रहा है, वो उस लॉफुल मैरिज से जो हो रहा है वो लेजिटिमेट है। लेकिन जो मैरिज वाइड है, वाइडेबल है, डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे रीजन है, तो उससे जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहा है उसको इलिजिटिमेट बोला गया है। तो मान लेते हैं कि एक्ट में ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया गया है कि यही मैरिज जो है वो इलिजिटिमेट होगा या वाइड होगा। तो डिपेंड करता है कि क्या रिलेशनशिप रहा, या लिव इन में रह रहे हैं या कुछ भी रह रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, ये इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुआ है। अगर पहला केस समझते हैं, धीरे धीरे केसेस को समझते हैं, आपको ऐसी जजमेंट में ये काम आएगा। इससे रिलेटेड वुमेन भी है और इससे रिलेटेड चाइल्ड भी है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला केस है जीनिया कोएतिन वर्सेस कुमार सीताराम मांझी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो भी इलिजिटिमेट चाइल्ड हो रहा है, चाइल्ड बॉर्न हो रहा है अनलॉफुल मैरिज से, वो उसको सेम इनहेरिटेंस राइट मिलेगा जो लेजिटिमेट चाइल्ड को मिलता है। यानी कि सेम एज लेजिटिमेट चाइल्ड। किसमें? इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में। दूसरा केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरा केस आप देखेंगे तो वो था SPS बाला सुब्रमण्यम वर्सेस श्रुतायन। तो इसके बारे में समझते हैं। दूसरा जो केस है SP बाला, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ नया, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना था आपको बैक करके। दूसरा है SP बाला मन्यम वर्सेस श्रुतायन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोई किड है जो बॉर्न हो रहा है, लॉन्ग टर्म कोहेबिटिंग रिलेशनशिप है, वो लेजिटिमेट माना जाएगा, यानी साथ में है। और इसका इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में किया गया है। मतलब क्या है कि सोसाइटी रिसेप करती है धीरे धीरे, जो टैबू है इलिजिटिमेटी से का वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो इंटरप्रेट किया गया हिंदू मैरिज एक्ट को। तो सेम इसका इंटरप्रिटेशन अगले एक केस में किया गया, वो था रेवान सिद्धप्पा एंड अदर्स वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर्स। इसमें इसको ही इंटरप्रेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक चाइल्ड जो बॉर्न हो रहा है नल मैरिज से, वो इनोसेंट है और उसको राइट मिलेगा पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, यानी इलिजिटिमेट जिसको आप बोल रहे हैं। चाइल्ड उसका राइट टू प्रॉपर्टी है, ओके, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको याद रखना है, हटा दिया गया। तो इतना कुछ है इसमें, आप इसको समझिए, आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगा ये जो मैंने 3 केसेस बताए। बाकी आगे चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं था, बस हमें मेंस को लेके इसको याद रखना है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड आएगा, तो 16(3) वो डिफाइन करता है, वो बोलता है, और सोसाइटी इवॉल्व कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग उनको अलाउ करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको इंटरप्रेट कर दिया है। नेचुरल कैलेमिटी में आते हैं, डिक्लेयरिंग ऑफ नेचुरल स्टेट कैलेमिटी। अभी तो देखिए स्टेट कैलेमिटी डिफाइन किया गया है। हिमाचल गवर्नमेंट जो है उन्होंने नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया, किसको? जहाँ पे फ्लड, अभी काफ़ी वहाँ पे रेन होने की वजह से फ्लड। तो लॉ क्या डिफाइन, हमारे देश में लॉ क्या है इसको समझते हैं। हिमाचल में क्या चल रहा है इसको छोड़ते हैं। लॉ जो है जो डिफाइन करता है डिजास्टर को, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005।
ये डिफ़ाइन करता है किसको, डिजास्टर को, यानी डेफिनेशन है इसका कैसे, कैटेस्ट्रोफोब है, मिसहैप है, कैलेमिटी है और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया राइजिंग फ्रॉम ए नेचुरल और मैनमेड काउजेज और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस, यानी कि नेचुरल हो मैनमेड हो किसी से भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरल, बोथ नेचुरल एंड मैनमेड, नेचुरल भी हो आर्टिफिशियल भी हो तब भी उसको डिफाइन कर रहा है। ओके फिर नेचुरल डिजास्टर में जो इंक्लूड है वो क्या है, अर्थक्वेक, मतलब ये तो हम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, साइक्लोन हमेशा आता रहता है, सुनामी, अर्बन फ्लड आजकल बहुत बड़ा समस्या है, हीट वेव आजकल बहुत, कनाडा में हीट वेव से कितने लोग मर रहे थे, रिसेंट न्यूज़ था, वाइल्ड फायर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसी तरह मैन मेड डिजास्टर है, न्यूक्लियर हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, आप जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो केमिकल था, तो इस तरह से बायोलॉजिकल में कोविड चाइना पे एक जो एक्यूजेशन लगा तो वो भी मान सकते हैं, तो इस तरह का चीज़ है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट भी डिफाइन है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डिफाइन है। हायर अथॉरिटी कौन है, तो NDMA है, कौन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, PM इसके को हेड करते हैं, एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट को इंडिया में। और जो NDMA है और जो भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही होता है। ओके किसके अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इतना, यानी डिजास्टर डिफाइंड है हमारी कंट्री में, ये हमेशा याद रखना है। अब सब समझते हैं कि क्या कोई क्लासिफिकेशन जो होता है नेचुरल कैलेमिटी को कैसे होता है वो, यानी कि एक नेशनल कैलेमिटी है कोई, वो कौन डिक्लेयर करेगा, उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो कोई प्रोविज़न नहीं है कंट्री में स्पेसिफिक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऐसा बोल रही है कि डिक्लेयर कर दो, कोई लीगल नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है इसके ऊपर। जो गाइडलाइंस है SDRF का, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, या नेशनल NDRF का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ओके, वो भी मतलब ऐसा डिक्लेयर नहीं करता किसी चीज़ को कि यही नेचुरल कैलेमिटी है। ओके तो इसमें 10th फाइनेंस कमीशन जब आया था उन्होंने प्रपोजल दिया कि नेशनल कैलेमिटी जो है वो रेयरेस्ट सीवरिटी है, 1/3 पॉपुलेशन को अगर इम्पैक्ट करता है तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। उसके इंटेंसिटी को देखेंगे। फिर 2001 में एक नेशनल कमेटी बैठी, 2001 में एक कमेटी बिठाई गई, में एक कमेटी आई, उसकी बात करेंगे तो नेशनल कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंडर था, यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी देखा पैरामीटर की डिफ़ाइन करना है, लेकिन ये कमेटी ने कोई ऐसा फिक्स सजेशन नहीं दिया। तो नेशनल कैलेमिटी जो सेंटर जो है वो भी कंसिडर करता है कुछ लाइक रेयर सीवियर हुआ नेचर का, तो फिर स्टेट उसको डिफ़ाइन कर देता है। तो एक कैलेमिटी रिलीफ फंड है जो सेटअप किया गया लगभग सेंटर और स्टेट के बीच में, शेयर था 3:1 का। ओके इस तरह से शेयर किया गया, यानी 4 पार्ट है जिसमें 75% कौन दे रहा है, वो सेंटर, और 25% जो फंड है उसमें वो CRF कैलेमिटी रिलीफ फंड। तो उसके बाद जब रिसोर्सेज मान लेते हैं इनएडिक्वेट होता है, कुछ एडिशनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड NCCF में इसको कंसिडर किया जाता है, और फंडेड होता है टोटली किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके 100% फंड, यानी अगर CRF से पूरा नहीं हो रहा है कैलेमिटी रिलीफ फंड से, तो NCCF कंसिडर करता है नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड, जो कि 100% यानी एडिशनल चाहिए तो फिर 100% फंडिंग सेंटर करता है। ये है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सुसाइड को लेके। RTI में आया 25 स्टूडेंट सुसाइड सिंस 2018 आर रैगिंग रिलेटेड, UGC ने अपने RTI रिस्पॉन्स में बोला है। तो ऐसा UGC क्या कर रही है इसके लिए, तो UGC मेंटेन्स ए डेडिकेटेड 24/7 एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। तो UGC एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बनाई हुई है, कहीं भी रैगिंग होता है कॉल कीजिए, उसकी वजह से अगर कोई सुसाइड हो रहा है, अटैम्प्ट कर रहा है तो वो है। लेकिन कंट्री में सुसाइड का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या एग्ज़ाम में फेल कर रहे हैं, बहुत सारा इशू है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई को लेके वो बैलेंस नहीं हो रहा है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है, जो बहुत सारा सोशियो इकोनॉमिक इशू है, ऐसा भी हो सकता है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो साइबर बुलिंग है आजकल बहुत ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया के आने के बाद, और आइसोलेशन है, लोनलीनेस है इतना ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गए हैं, रियल फ्रेंड कम हो गए हैं। एकेडमिक प्रेशर भी है कि जल्दी से सक्सेस लेना है एंड ऑल दैट। सोसाइटी का भी है वो रेपुटेशन प्रेस्टीज की, बगल वाला आईआईटी क्रैक कर लिया, बगल वाला आईएएस क्रैक कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसका प्रॉब्लम है। तो चाय दुकान पे खड़े होके उस पर बैठ के बहस कर रहे हैं। सुसाइड पे तो मुझे लगता है एवरी एस्पिरेंट बहुत सारे चैलेंजेज और फैक्टर बता सकता है, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम करंट स्टेटस देखें इंडिया में, तो लगभग 13,000 स्टूडेंट डाई हुआ है, मतलब मरे हैं इससे लगभग इन 2021 इंडिया में। यानी कि एवरी डे 35 लोग, एवरी डे 35 स्टूडेंट का डेथ हुआ है कंट्री में, ठीक है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट फॉलो करते हैं, ऐसे बस इतना ही रखिए कि लगभग मोर देन 13,000 लोग, मतलब स्टूडेंट मरे। महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा था 2021 में, अभी भी आरटीआई में वैसा बोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उन्होंने भी देखा कि लगभग आईआईटी और एनआईटी, ऐसा नहीं कि छोटे इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है, आईआईटी एनआईटी में भी ऐसा हो रहा है, जहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है, रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है। 3 इडियट्स तो देखा ही आपने, वैसी रैगिंग हो तो नहीं करेंगे लोग सुसाइड, लेकिन रैगिंग बहुत अलग तरीके से बहुत ही रूथलेस हो जाता है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। इन सब से अच्छा है कि हम देखते हैं इंडिया ने क्या किया है इसके लिए। तो इंडिया का इनिशिएटिव समझते हैं, इंडिया ने क्या क्या किया है। इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट और इंडिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट MHA 2017 है ये। तो ये क्या करता है, मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पर्सन को अगर मेंटल इलनेस है तो। दूसरा एक किरण है, किरण वो शाहरुख खान वाला नहीं, किरण है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया 24/7 टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। मेंटल कंसर्न है, आप कॉल करें, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद है मनोदर्पण इनिशिएटिव, मनोदर्पण, मनो का मतलब मन, मनोदर्पण इनिशिएटिव लाया गया। ये कौन लेके आया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये कौन लेके आया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो भी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये आपको याद रखना है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आपको याद रखना है, ये आता है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। क्या है ये साइको सोशल सपोर्ट देता है स्टूडेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, टीचर्स को, उनके मेंटल हेल्थ के लिए, या जो कोविड-19 के समय में जो मेंटली काफ़ी सिक थे उनके लिए। फिर आप देखें तो दूसरा, उसके बाद 2023 में एक गवर्नमेंट ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ही बना दिया। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए। 2023 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बनाया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। अब ये क्या था, कंट्री में पहली बार ऐसा किया गया, जब इसका जो था कि बाय 2030 यानी लेस देन 10% कर देना है सुसाइड का रेट का, यानी 0 पे भी नहीं है। उनको भी विश्वास है कुछ लोग तो कर ही लेंगे, मत करो यार सुसाइड, क्या ही हो जाएगा सुसाइड करके, एक तो लाइफ मिली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन स्ट्रेटेजी है सुसाइड प्रिवेंशन को, उसके साथ में मतलब उसको देख के लाया गया। क्या था कि एक सर्विलांस मैकेनिज्म करना सुसाइड के लिए अगले 3 साल के लिए, यानी 23, 24, 25, 26 तक, ठीक है। और इसमें क्या है कि साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इसमें इस्टेब्लिश करना है, ताकि सुसाइड प्रिवेंशन सर्विस दिया जा सके। किसके द्वारा, तो डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा, सारे डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ओके।
और मेंटल वेलबींग करिकुलम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटीग्रेट किया जाए नेक्स्ट 8 ईयर में। तो आप देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान से देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है सर्विलांस करना, सर्विलांस मैकेनिज्म। ओके, दूसरा क्या है? तो दूसरा है साइकाइट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स बनाना, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर सारे डिस्ट्रिक्ट में, ऑल डिस्ट्रिक्ट, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। करिकुलम में इसको डालना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विद इन नेक्स्ट 8 ईयर। 8 ईयर में इसको करिकुलम में डाल देना है। 4 में मतलब लास्ट अगर हम समझते हैं कि एक गाइडलाइन बनाना कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग हो। अभी जैसे वो लप्पू सा सचिन वाला एक केस था, मतलब लाइक सीमा हैदर और सचिन वाला, तो उसमें हो सकता है कि इतने मीडिया रिपोर्टिंग उसको लेके होने लगा कि वो भी सुसाइड कर ले, कि इतना ज़्यादा उसका, अब उस औरत ने उसको बोल दिया लप्पू सा सचिन, तो उसके इतने मीम बने कि वो शायद डिप्रेशन में चला जाए और उसकी वजह से वो सुसाइड कर ले। और मीडिया रिपोर्टिंग भी सुसाइड को लेके अलग तरीके से हो रही है कि क्यों किया सुसाइड, उसको मन था, मन क्या मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि वाटर पार्क जाना था। तो उन सब का जो एक्सेस है, मीन्स है, उसको बंद करना। तो एक गाइडलाइन बनाना प्रॉपरली, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव 4 है। आगे चलते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव भी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार उसको बता देता हूँ। लाइक वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है वो, हाँ ये आप याद रख लीजिए। वर्ल्ड, इसको रेड कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, ओके, एवरी ईयर। इस्टेब्लिश हुआ 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। किसके साथ है? विथ WHO के द्वारा। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, एक्शन से होप क्रिएट करना ट्राइनियल थीम है इसका, ठीक है। 2021 से 2023 के लिए था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को आने वाला है। ये भी आने वाला है, ये भी आने वाला है, तो केक वेक रेडी रखिए आप। 10 अक्टूबर को, ओके। तो ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है एवरी ईयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस मेंटल हेल्थ इशूज़ को लेके अराउंड द वर्ल्ड मोबालाइज करना। और 22 और ये 23 सब में, यानी एवरी ईयर इसको फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हैती गैंग वायलेंस। हैती कहाँ है पहले वो देख लीजिए आप, ये रहा हैती, यहाँ से यहीं पे वो भी रहते हैं, क्रिस गेल। तो ओवर 2400 किल इन हैती गैंग वायलेंस जनवरी। गैंग वायलेंस इन हैतीज कैपिटल पोर्ट आउ प्रिंस, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका बैकग्राउंड को समझिए सबसे पहले। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ 2021 में, पहले तो आप इसको ध्यान से समझिए, इसमें क्या क्या बैकग्राउंड है इसका। हुआ क्या कि जो अभी इनस्टेबल है वहाँ, वो जोवेनल मोइस प्रेसिडेंसी के है, वो 2000, क्या नाम है उनका, जोवेनल मोइस प्रेसिडेंट बने किस में 2016 में, नेक्स्ट 5 ईयर टर्म के लिए। लेकिन जो इलेक्शन रिजल्ट में कंटेंशन था, तो अगले साल तक यानी लगभग 2017 तक उनको ऑफिस नहीं मिला, ऑफिस ज्वाइन ही नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट को लेके कंटेंशन था, प्रॉब्लम चल रहा था। तो जोवेनल जो थे वो उन्होंने इंसिस्ट किया दैट कि पावर में रहेंगे, कि जो अपोजिशन में कौन था, अपोजिशन में पहले तो ये समझिए, अपोजिशन में हैती थे, हैती अपोजिशन था, ठीक है। अब आप इसको समझिए 9 फरवरी 2021 में क्या हुआ। जो जोवेनल यानी जोवेनल मोइस के जो अपोनेंट थे, उन्होंने बोला कि उसका टर्म अब ख़त्म हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि उनका टर्म अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मतलब उन्होंने बोला कि अब कूप करेंगे, मिलिट्री कूप कर लेंगे,
अपोनेंट को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, किडनैपिंग हुआ, रेप हुआ, किलिंग हुआ, सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली उनका असैसिनेशन कर दिया गया, ठीक है। तो हैती के जो प्रेसिडेंट थे उनका असैसिनेशन हो गया, इस वजह से अपोजिशन वाले इतने नाराज़ हो गए। तो असैसिनेशन की वजह से जो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हैती इतने मारे गए हैं। तो हम लोग ने इस चीज़ को समझा, अब सिर्फ कंट्री को समझते हैं, ज्योग्राफी को समझते हैं। ये वायलेंस हो रहा है, ठीक है, हमें ज्योग्राफी से मतलब है। ज्योग्राफी क्या है? लोकेशन जानते हैं। जो हैती है वो कंट्री है कहाँ? कैरेबियन सी में। आइलैंड है वहाँ पे पेनियोला, स्मॉलर आइलैंड है गोनेवे, टॉर्ट्यूगा, ग्रैंड काई, वैच। कैपिटल जो है इसका क्या है? कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस। ओके। वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड पब्लिक है। फ्रेंच कॉलोनी था पहले, ये क्या था? ये फ्रेंच, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था, फ्रेंच कॉलोनी। पहले ये फ्रेंच कॉलोनी था। ये आपको 1804 में ये इंडिपेंडेंस हुआ है इसका। ओके। बहुत सारा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डिफ़िकल्टी है, इतना कुछ जानने का कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया के साथ बात करें तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया हुआ है हैती के साथ 1996 से ही, ठीक है। और एक कौंसुल भी ओपन किया उन्होंने, कौंसुल को अपॉइंट किया हैती का न्यू दिल्ली में 2014 में जब गवर्नमेंट बनी। और इंडिया CRPF ट्रूप भेजती है पीस मिशन के लिए। यूनाइटेड नेशन का जो पीस मिशन है वो ब्लू हेलमेट्स वाला, वो सब है। तो अभी अगर बात करें मल्टीलेटरल लेवल पे, तो गवर्नमेंट जो हैती है उन्होंने इंडिया को सपोर्ट भी किया है बहुत सारे कैंडिडेचर में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सपोर्ट किया, यूनेस्को के मेंबरशिप में सपोर्ट किया इंडिया को। किसने? हैती ने। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में किया है, वर्ल्ड कस्टम। तो ये सब है। इंडिया का ट्रेड भी है हैती के साथ, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया बहुत सारा चीज़ एक्सपोर्ट करती है, तो ये इतना लगभग 100 मिलियन के आसपास का ट्रेड है, देखा गया लास्ट ईयर्स में। बहुत फार्मास्यूटिकल गुड्स करती है, टेक्सटाइल, रबर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, ये सब है। इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस भी दिया हैतियन प्रोडक्ट्स को एक स्पेशल गेस्चर के रूप में, क्योंकि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, इसीलिए इंडिया हैती को असिस्टेंस देती है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के थ्रू भी। डिप्लोमेट्स आते हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारा चीज़ है। इंडियन कम्युनिटी जो है हैती बहुत स्मॉल है। इंडियन कम्युनिटी की बात करें हैती में तो वो लगभग बहुत ही, लगभग 100-150 इतने होंगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो हैं। कुछ सेवरल हैं। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ज्योग्राफी याद रखना है। ये कहाँ है? कैरेबियन सी के पास में है। क्योंकि तो बस हमें इतना ही जानना है इसमें, इतना कुछ नहीं है। ज्योग्राफी जानिए आप, जो मैंने आपको बताया वो नोट कर लीजिए। कभी मेंस को लेके इस टॉपिक को कवर करते हैं तो इंडिया और हैती का रिलेशन दिखाएंगे। इंडिया हैती इतना रिलेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि बहुत अच्छे से इसको कवर करें। बस वायलेंस हो रहा है, ज्योग्राफी जानना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। जैसे इस ईयर 2023 प्रीलिम्स में बहुत सारे कॉन्गो और साउथ अफ्रीकन कंट्री से आया, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और इंडिया उसमें इन्वॉल्व भी रहता है, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा जो जेनरिक मेडिसिन का बिजनेस है वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट रहता है, UN पीस कीपिंग मिशन में रहता है, तो इसी वजह से क्वेश्चन आते हैं। अनदर टॉपिक है मोदी अफर्म्स इंडियाज रेटिंग फ्लैग्स मणिपुर। लाइक मोदी ने इन्वेस्टर सर्विस है, उन्होंने बताया मोदी इन्वेस्टर सर्विस है, रिफॉर्म किया इंडिया का रेटिंग लॉन्ग टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इशूअर, यानी BAA3। तो BAA3 यहाँ देखिए, आप आएंगे तो ये रहा BAA3। तो इसके यानी BA3 के नीचे अगर आया जाए तो ये जंक में आएगा, यानी लोअर मीडियम ग्रेड का है इतना इन्वेस्टमेंट। तो जो अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, वो इवेलुएट करती है क्रेडिट रिस्क का और क्रेडिट वर्दीनेस का। वो उसके लिए चार्ज भी पे करती है। चार्ज जो होता है वो डेट सिक्योरिटी में हो सकता है, स्टॉक, बॉन्ड, मॉर्टगेज, बैक्ड सिक्योरिटी, कोलेटरलाइज्ड डेट, ऑब्लिगेशन, डेरिवेटिव्स एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। डेट रिसीवर जो है वो कंपनी, नेशन, गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, कि कोई भी अपना जो रेटिंग करवाना चाहे तो वो हाई रेटिंग, लो रेटिंग देते हैं। तो BBA में तो अभी ऑलमोस्ट हाई रेटिंग है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में है, यानी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये जंक में नहीं गया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया है ही नहीं, मणिपुर को देखते हुए ऐसा है। लेकिन हमारी कंट्री में इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी कंट्री में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी है उसके बारे में बात करें आप, तो वो कौन, मतलब गवर्न कौन कर रहा है उसको। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो हमारी कंट्री में गवर्न करता है SEBI।
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कितना है? 6। कौन कौन? क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच इंडिया और लास्ट है ब्रिक वर्क रेटिंग्स। ओके, तो इतना ही जानना है। सेबी गवर्न करता है, यानी सेबी के अंदर आता है, और जो रेटिंग है उससे फाइनेंशियल रिस्क बताता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा। सेलेक्टिव यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखता है, उस समय क्या चल रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देख के। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रखना है। प्राइवेट एजेंसीज़ है, इतना कुछ नहीं है। था न्यूज़ में, तो मैंने सोचा कवर कर दूँ ताकि मतलब जो नए एस्पिरेंट है उनको दिक्कत नहीं हो। लास्ट टॉपिक है कैरी ऑन स्टेरिलाइजेशन इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग का बहुत प्रॉब्लम है। स्ट्रे डॉग बाइट्स इंडिया में काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इसके लिए रिसेंटली अभी एक रूल भी लेके जो यानी कि इंश्योर करना है कि उसका अभी रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल लाया। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। ओके, तो रूल ने क्या किया, जो पहले से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल था 2001 का, उसको सुपरसीड किया, यानी कि नया आ गया। और इसको इशू किसके अंदर किया गया, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। सॉरी, ओके। क्या प्रोविज़न था, तो रूल ने बताया कि गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, दिया था गाइडलाइन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड और पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रैवल से लेके। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था बहुत सारे ऑर्डर में कि डॉग्स का लोकेशन ऑफ डॉग्स कैन नॉट बी परमिटेड, यानी कि अगर कोई गली में कहीं कुत्ता आपको दिख रहा है तो आप उसको उठा के कहीं और नहीं ले आ सकते हैं कि आप एमसीडी का वैन आ रहा है उसको पकड़ के ले जा रहा है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला अपना लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। रूल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है गाइडलाइन स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग। तो ये जो बात की गई है इसी के अंदर आएगा। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोकल बॉडीज़ के पास है। कौन करेगा? लोकल बॉडीज। अब डॉग बाइट से रेबीज होगा। रेबीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है हमारी कंट्री में। जो नॉटिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, तो वो राइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है, वायरस से, RNA वायरस से होता है। डॉग, कैट, मंकी काटते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया इज़ इंडेमिक फॉर रेबीज। इंडिया जो है इंडेमिक है रेबीज़ के लिए। ओके, और जो हम बात करें लगभग 36% का जो वर्ल्ड में रेबीज़ से डेथ होता है वो इंडिया में होता है। यानी 100 लोग अगर दुनिया में रेबीज़ से मर रहे हैं तो 36 लोग इंडिया में मर रहे हैं उससे। इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन बाय 2030, ऐसा इंडिया का इनिशिएटिव आप देख लीजिए। लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ इनिशिएटिव। इंडिया का इनिशिएटिव क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन बाय 2030, यानी NAPRE। ओके, ड्राफ्ट किया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के द्वारा और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका अप्रोच क्या है कि रेबीज को एलिमिनेट करते हैं ना 2030 तक, और जो रिकमेंडेशन होगा वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के तरफ का होगा, जो WHO या ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल भी है। अगर हम बात करें दुनिया में ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल भी है, तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल क्या है उसको समझते हैं।
एक तो पहले आप देखिए यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज़ फोरम बना हुआ है, जिसमें 0 डॉग मीडिएटेड ह्यूमन रेबीज़ डेथ ऐसा माना गया है। यानी वर्ल्ड ग्लोबली अगर देखें तो एक है यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज़ फोरम। ओके, इसका क्या है टारगेट? 0 डॉग मीडिएटेड ह्यूमन रेबीज़ डेथ बाय 2030। दूसरा है ग्लोबल अलायंस। अगर हम बात करते हैं रेबीज़, वर्ल्ड रेबीज़ डे 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे सितंबर 28 को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इंडिया का तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो 2030 के लिए है। अगर हम बात करें दूसरा कुछ भी, जैसे आप रेबीज़ डे है तो उससे रिलेटेड है। भारत में ना इसके लिए तो नेशनल एक्शन प्लान बना दिया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के द्वारा, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज है और डेयरी, उसके साथ मतलब दोनों मिल के बनाया उन्होंने। इंडिया का इनिशिएटिव है कि 0 ह्यूमन डेथ करना है, यानी कि एक भी लोग ना मरे रेबीज़ से बाय 2030 के द्वारा। और ये एक वन हेल्थ अप्रोच के अंदर आता है। जो नेशनल एक्शन प्लान है ये हमारा वन हेल्थ अप्रोच के अंदर आता है। थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया ना। वन हेल्थ अप्रोच, तो ये टॉपिक था हमारा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है, कुत्ते काट रहे हैं। अब ऐसा एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं कि नेशनल इशू है इसको सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत जानना है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल लाया गया 2021 में भी रूल लाया गया था स्टरलाइजेशन इम्यूनाइजेशन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के लोकल बॉडीज़ को ये है। इंडिया में एंडेमिक है रेबीज, ये याद रखना है आपको। इंडिया में नेशनल एक्शन प्लान है, इसके लिए वन हेल्थ अप्रोच है, 0 डेथ बाय 2030 तक करना है। बाकी आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड मुझे ये जानना है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि अगर आपको इसके लिए कोई एक फ़िक्स टाइम चाहिए वो आप बता दीजिए। पीडीएफ्स चाहिए तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, वो आप बता दीजिए। और फिक्स टाइम में आप मॉर्निंग सेशन चाहते हैं, इवनिंग चाहते हैं, लेट नाइट चाहते हैं, वो भी आप बता दीजिए, मैं कर लूँगा इसका। जो भी आप कमेंट में आप बताएं, आप अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा है। बाकी आपका कोई सजेशन हो, कुछ चेंजेज हो, वो आप बता दीजिए, वो भी हम इसमें चेंजेज करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। कल फिर से लेके आऊँगा मैं।